हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। हमारी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड में आपकी 5th यूनिट है। इसमें मैंने आपको लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यदि अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग 3 हो तो अभिक्रिया कोटि 3 कहलाती है। यह अभिक्रिया तृतीय कोटि की कहलाती है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक अणुओं की न्यूनतम संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है वह 3 होती है और परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक ही अभिकारक के 3 अणु हों या 2 अभिकारकों में एक के 2 अणु हों, दूसरे केवल एक ही अणु हो, या तीनों अभिकारकों के एक एक अणु अलग अलग हों। यानी कि जैसे एक में तीनों अणु एक जैसे हैं, एक में 2 अणु एक जैसे हैं और एक अणु अलग है, और तीसरी स्टेज में तीनों अणु अलग अलग हैं। तो जैसे 3A है, इससे उत्पाद बना, 2A प्लस B से उत्पाद बना, और थर्ड कंडीशन में A प्लस B प्लस C से उत्पाद बना। इन सभी में फर्स्ट प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिसमें तीनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के अवकलित वेग समीकरणों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकर्मक काम आता है या 2 भिन्न अभिकर्मक बराबर की प्रारंभिक सांद्रताओं में प्रयुक्त हों। अभिकर्मक A अथवा A, B और C प्रत्येक की प्रारंभिक सांद्रता T = 0 A मोल पर लीटर है, जो T समय पश्चात X मोल पर लीटर कम हो जाती है, अर्थात T समय पश्चात प्रत्येक की सांद्रता E - X मोल पर लीटर रह जाती है। तो ऐसी अवस्था में अभिक्रिया का जो वेग है वो है आपका dx/dt = K3 A - X A - X A - X। यह आपका हो गया K3 A - X का होल क्यूब। इसे हम ट्रांसफर करते हैं x की टर्म को एक तरफ, तो dx/A - X का होल क्यूब = K3 dt। इसे हम बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। यहाँ K3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है। K3 का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 28 का समाकलन करते हैं। dx/A - X का होल क्यूब = K3 dt। इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो 1/A - X का होल क्यूब का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो आता है आपका 1/2A - X स्क्वायर = K3T प्लस C, जहाँ C आपका समाकलन स्थिरांक है। जब T = 0 होगा तो X भी क्या होगा, आपका 0 होगा। तो उस स्थिति में आपने वैल्यू पुट की तो आपकी C की वैल्यू निकली 1/2A स्क्वायर। 1/2A स्क्वायर, ये जो आपकी वैल्यू आई है इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपके वैल्यूज आपने जब पुट की तो 1/2A - X स्क्वायर = K3T प्लस 1/2A स्क्वायर। ठीक है, K3T आप इधर ले लीजिए और A - X और A की टर्म्स को उधर ले लीजिए। तो 1/2A - X का स्क्वायर माइनस 1/2A स्क्वायर, या K3 = 1/2T 1/A - X का स्क्वायर माइनस 1/A स्क्वायर, या K3 = 1/T। जब हम इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे 1/A - X का स्क्वायर माइनस 1/A स्क्वायर, तो आपका आएगा 1/T × X 2A - X अपॉन 2A स्क्वायर A - X का स्क्वायर। यह समीकरण तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के वेग नियतांक निकालने का व्यंजक है। जब आपके तीनों अभिकारक सेम होते हैं तब ये आता है। अब यदि अभिक्रिया में 2 अभिकारक हों और उन दोनों की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग हों, जैसे कि 2A प्लस B, दो जो है 2 मॉलिक्यूल सेम है और एक मॉलिक्यूल डिफरेंट है। इस अभिक्रिया में माना कि A और B की प्रारंभिक सांद्रताएं A तथा B मोल पर लीटर है। किसी भी समय t पर A तथा B के x मोल पर लीटर अभिक्रियित होकर A व B की क्रमशः A - X 2x और B - X मोल पर लीटर रह जाते हैं। तो इसके लिए जब हम
अवकलित वेग समीकरण लिखेंगे तो वो आएगी आपकी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k3a माइनस एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स, या dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स इज इक्वल टू k3 dt। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा आंशिक परिवर्तन विधि से, जो कि बहुत एक लंबा प्रोसेस है और आपके ना सिलेबस में है। तो हम डायरेक्ट इसका समाकलन करके k3 की वैल्यू आपको बताते हैं क्या आएगी। k3 इज इक्वल टू 1/t a माइनस 2x स्क्वायर 2b माइनस a अपॉन a माइनस 2b प्लस ln b a माइनस 2x अपॉन a b माइनस x। यदि अभिक्रिया में a b और c तीनों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान ना हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी से उत्पाद बन रहा है। आपने पहले वाली कंडीशन में देखा जब तीनों प्रोडक्ट सेम थे। सेकंड कंडीशन में आपने देखा कि आपके दो प्रोडक्ट सेम हैं और एक डिफरेंट है। अब हम तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट ले रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी से आपका उत्पाद बना। माना कि अभिक्रिया में a b और c की प्रारंभिक सांद्रताएं a b और c मोल पर लीटर है तथा t समय पश्चात प्रत्येक की सांद्रता x मोल पर लीटर कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में इनकी कंसंट्रेशन रह गई a माइनस एक्स, b माइनस एक्स तथा c माइनस एक्स। तो इसके लिए अवकलित वेग समीकरण होगी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k3 a माइनस एक्स b माइनस एक्स c माइनस एक्स, या k3 इज इक्वल टू dx अपॉन t a माइनस b माइनस c माइनस a लॉग। जब हम इसे सॉल्व करेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k3 a माइनस एक्स b माइनस एक्स c माइनस एक्स को, तो इसको सॉल्व करने पे जो k3 की वैल्यू आएगी वो है आपकी dx अपॉन t a माइनस b माइनस c माइनस a ln a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस c b माइनस एक्स अपॉन b a c माइनस a और c माइनस एक्स अपॉन c a माइनस b। अब k3 की विमाएँ क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 जब हम रखते हैं तो k3 की विमा आती है हमारे पास सांद्रता 1 माइनस 3 अपॉन समय इनवर्स। और यदि हम सांद्रता को मोल पर लीटर या समय में व्यक्त करते हैं तो k3 इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, या मोल माइनस 2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। k3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, अतः सांद्रता में परिवर्तन k3 के मान में परिवर्तन करता है। उदाहरण क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले गैसेस अभिक्रिया। तृतीय कोटि की गैसेस अभिक्रियाएं जो हैं वो निम्न प्रकार की हैं, जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड एक अभिकारक है। जैसे 2NO3 प्लस O2 से 2NO2 बना, 2NO प्लस Cl2 से 2NOCl बना, 2NO प्लस Br2 से 2NOBr बना, 2NO प्लस H2 से N2O प्लस H2O बना, 2NO प्लस D2 से N2O प्लस D2O बना। या सेकंड आपकी आती है विलयन में अभिक्रियाएं। तो उसके लिए जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, स्टेनस क्लोराइड द्वारा फेरिक क्लोराइड का अपचयन 2FeCl3 प्लस SnCl2 से 2FeCl2 प्लस SnCl4। नॉइज ने 1985 में ही बताया कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया की प्रगति फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड के समान विलयनों को मिलाकर तथा मिश्रण को स्थिर ताप पर रखकर ज्ञात की जाती है। निश्चित समय अंतराल पर मिश्रण का समान आयतन निकालकर मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन में डाल देते हैं, जिससे स्टेनस क्लोराइड का आधिक्य दूर हो जाता है। अतः फेरिक आयनों का आकलन मानक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अनुमापन द्वारा कर लेते हैं। सेकंड है मर्क्यूरी क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट के मध्य अभिक्रिया भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, और सायनिक अम्ल का सायुनियरिक अम्ल में परिवर्तन भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आभासी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सामान्य कोटि की अभिक्रियाओं में उनकी अणु संख्यता और कोटि का मान समान होता है, अर्थात एक अणु संख्यता वाली रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 1 और द्वि अणु संख्यता वाली रासायनिक कोटि का मान 2 होता है। जबकि जो आभासी कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें कोटि और अणु संख्यता का मान अलग अलग होता है। जैसे हम देखते हैं पहले मिथाइल एसीटेट के जल अपघटन, CH3COO CH3 की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं
तो एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल बनता है। स्टाइकियोमीथी समीकरण से ज्ञात है कि यह अभिक्रिया द्विअणुक है और इसकी कोटि का मान भी 2 होना चाहिए, अर्थात अभिक्रिया का वेग dx/dt इज इक्वल टू k डैश CH3COOCH3H2। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह घात हुआ कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि के वेग का नियम का पालन करती है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों के 2 अणु भाग लेते हैं। अतः इस अभिक्रिया में क्रियाकारक का अणु जल है, जो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। अतः जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य है, इसलिए जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है और अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की कोटि का मान 1 ही रह जाता है। यह अभिक्रिया आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। सेकंड है सुक्रोज का प्रतिपन। सुक्रोज का प्रतिपन जब हम कराते हैं तो C12H22O11 प्लस वाटर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ, अभिक्रिया प्रथम कोटि की ज्ञात हुई, यद्यपि रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों के 2 अणु भाग लेते हैं। इसमें जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अतः जल की सांद्रता लगभग स्थिर रहती है और अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। dx/dt इज इक्वल टू k C12H22O11। यह आभासी एकाणुक अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। थर्ड, एसिटिक एनहाइड्रेट व एथेनॉल की अभिक्रिया। जब हम एसिटिक एनहाइड्रेट CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं तो CH3COOC2H5 प्लस वाटर। इसकी अणु संख्या 3 है, लेकिन प्रयोगों से अभिक्रिया की प्रथम कोटि के वेग का नियम का पालन करती है। अतः वेग समीकरण होगी dx/dt इज इक्वल टू k CH3CO का होल ट्वाइस O। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे।